गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तर मौर्यकाल। उत्तर मौर्यकाल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला प्रश्न है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। इसके ऑप्शन है ए चोल, बी पल्लव, सी सातवाहन, डी चालुक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सातवाहन। सातवाहन वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन वंश सबसे प्रभावशाली शक्ति बना। यह वंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। इसके प्रमुख तथ्य हैं, शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में था। प्रसिद्ध शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। इनकी उपलब्धियां हैं, दक्कन क्षेत्र में स्थिर शासन स्थापित किया, बौद्ध और हिंदू संस्कृति को संरक्षण दिया, रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध बनाए। इनके साक्ष्य हैं नानाघाट अभिलेख और सिक्के। अन्य विकल्पों के बारे में पल्लव, चोल और चालुक्य बाद में उभरे, जो क्रमशः 4वीं, 9वीं और 6वीं शताब्दी में है। दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय मसाले को पश्चिमी लोगों को बहुत प्रिय मसाला होने के कारण संस्कृत में यवन प्रिय कहा जाता था। इसके ऑप्शन है ए काली मिर्च, बी लहसुन, सी जायफल, डी इलायची। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काली मिर्च। काली मिर्च प्राचीन भारत में काली मिर्च को यवन प्रिय यानी यूनानियों का प्रिय कहा जाता था, क्योंकि यह रोम सहित पश्चिमी देशों में निर्यात होने वाला सबसे लोकप्रिय मसाला था। इसके मुख्य बिंदु हैं, संस्कृत में नाम है इसका यवन प्रिय यानी कृष्ण मरीच, मूल स्थान मालाबार तट केरल, ऐतिहासिक साक्ष्य प्लिनी के लेखों में उल्लेख, व्यापारिक महत्व रोमन साम्राज्य को निर्यात। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, अन्य मसालों के नाम इलायची एला, जायफल जातिफल। दूसरा है यवन प्रिय शब्द यवन यूनानी से बना है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग मौर्योत्तर काल के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक था। इसके ऑप्शन है ए ऊनी वस्त्रों का उद्योग, बी वस्त्र उद्योग, सी मृदभांड उद्योग, डी चमड़े का सामान बनाने का उद्योग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी चमड़े का सामान बनाने का उद्योग। इसकी व्याख्या है, मौर्योत्तर काल में चमड़े का सामान बनाने का उद्योग सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे सैनिक उपकरण जैसे जूते, घोड़े का साज सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनती थी। इसके अन्य मुख्य बिंदु हैं, सैन्य महत्व है इसका, सैन्य के लिए सेना के लिए जूते व जीन तैयार किए जाते थे। व्यापारिक महत्व है, व्यापार में चमड़े के सामान की मांग होती थी। ऐतिहासिक स्रोत मनुस्मृति में चर्मकारों का उल्लेख मिलता है। इससे संबंधित तथ्य, चमड़ा शिल्पी चर्मकार कहलाते थे। अन्य उद्योग वस्त्र व मृदभांड कम महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता है, सैन्य व नागरिक दोनों कार्यों में उपयोगी था। चौथा प्रश्न है, खारवेल का हाथी गुप्पा लेक कहाँ है। इसके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश,
डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ओडिशा। इसकी व्याख्या देखते हैं। खारवेल का प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर उदयगिर पहाड़ियों में स्थित है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसके मुख्य बिंदु हैं शासक खारवेल कलिंग का महान राजा था। भाषा प्राकृत। विषय कलिंग की विजय एवं जन कल्याणकारी कार्य। इससे संबंधित तथ्य है हाथी गुफा, हाथियों की गुफा, प्राकृतिक गुफा समूह, खारवेल का धर्म जैन धर्म। पांचवा प्रश्न है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसके ऑप्शन है ए टेसियस, बी टॉलमी, सी स्ट्रेबो, डी प्लिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्लिनी। इसकी व्याख्या है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक प्राचीन यूनानी नौवहन गाइड है जिसे प्रथम शताब्दी ईस्वी में एक अज्ञात यूनानी व्यापारी ने लिखा था। यह भारत, अरब और अफ्रीका के समुद्री व्यापार मार्गों का विवरण देता है। मुख्य बिंदु है इसके विषय भारतीय बंदरगाह, मुजरिस, वारिगाजा और मसालों का व्यापार। महत्व है इसका प्राचीन भारत रोम व्यापार का प्रमुख स्रोत। भाषा यूनानी है। अन्य प्रमुख तथ्य हैं काली मिर्च को यमन प्रिय कहा गया है। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का विवरण भी मिलता है। छठा प्रश्न है हाथी गुप्पा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? इसके ऑप्शन है ए अशोक, बी खारवेल, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी खारवेल। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के शासन खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के जीवन और शासनकाल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह अभिलेख ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसके अन्य मुख्य बिंदु हैं भाषा इसकी है प्राकृत ब्राह्मी लिपि में है। विषय खारवेल की विजय, जन कल्याण कार्य और जैन धर्म को संरक्षण। ऐतिहासिक महत्व कलिंग के इतिहास का प्रमुख दस्तावेज है। इससे संबंधित तथ्य हैं खारवेल ने कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अभिलेख में मगध पर आक्रमण का उल्लेख जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी खारवेल का वर्णन है। सातवां प्रश्न है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? इसके ऑप्शन है ए कनिष्क, बी मिनेंडर, सी अशोक, डी हुविस्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कनिष्क। इसकी व्याख्या है प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के दरबार से जुड़े थे। कनिष्क के शासनकाल प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में अश्वघोष ने महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख कृतियों में बुद्ध चरित्र और सौदरानंद शामिल है जो संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक उदाहरण माने जाते हैं। कनिष्क के संरक्षण में ही चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था जिसमें अश्वघोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित राजाओं में से
कौन जैन धर्म का संरक्षक था? इसके ऑप्शन है ए पुलकेशिन द्वितीय, बी अशोक, सी हर्ष, डी खारवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी खारवेल। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। कलिंग के शासक खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक थे। ओडिशा के हाथी गुफा अभिलेख से यह पता चलता है कि उन्होंने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया, जैन मुनियों के लिए गुफाएं बनवाई और धार्मिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। मुख्य तथ्य: अशोक बौद्ध धर्म का संरक्षक, हर्ष बौद्ध धर्म को समर्थक देता था, पुलकेशिन द्वितीय हिंदू धर्म अनुयायी था, खारवेल एकमात्र जैन संरक्षक विकल्प है। ऐतिहासिक साक्ष्य: हाथी गुफा अभिलेख, यह भुवनेश्वर ओडिशा में है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में उल्लेख है। नोट: खारवेल ने जैन धर्म की दिगंबर परंपरा को भी बढ़ावा दिया। 9वां प्रश्न है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? इसके ऑप्शन है पुलभावी द्वितीय, बी सिमुक, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिमुक। व्याख्या देखते हैं। सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक लगभग 230 ईसा पूर्व में था। पुराणों के अनुसार उसने कम्व वंश के अंतिम शासक को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। मुख्य तथ्य हैं: स्थापना काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व, राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठन, उल्लेख मत्स्य पुराण एवं अन्य पुराणों में। संबंधित जानकारी इसके है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक था। सिमुक के बाद उसके भाई कृष्ण ने शासन संभाला। सातवाहनों ने दक्कन में प्रथम अस्थायी राज्य स्थापित किया। 10वां प्रश्न है, मिलिंद पनोह का संबंध है। इसके ऑप्शन है ए मिनांडर, बी यूक्रेटाइडस, सी हेलिओक्लाइस, डी डिमेट्रियस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मिनांडर। मिलिंद पनोह एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जो यूनानी भारतीय शासक मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुए धार्मिक संवादों का संकलन है। मिनांडर 165 से 130 ईसा पूर्व तक एक इंडो ग्रीक शासक था जिसने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध दर्शन, कर्म और निर्वाण पर चर्चा किया गया है। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर हैं। मिलिंद पनोह किस भाषा में है? पाली भाषा में है। मिनांडर की राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट पाकिस्तान में है। इस ग्रंथ का महत्व बौद्ध धर्म और यूनानी दर्शन का संवाद है। 11वां प्रश्न है, कुषाणों के काल में उत्तरापथ नामक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग किन दो शहरों के बीच था? इसके ऑप्शन है ए पुरुषपुर से तक्षशिला, बी पुरुषपुर से मथुरा, सी मथुरा से तक्षशिला, डी उज्जैन से मथुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मथुरा से तक्षशिला।
इसकी व्याख्या है, कुषाण काल में उत्तरापथ प्रमुख व्यापारिक मार्ग मथुरा से तक्षशिला आधुनिक पाकिस्तान तक जाता था। यह मार्ग रेशम, मसालों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र था। मार्ग का उपयोग व्यापार एवं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाण योगदान कनिष्क ने इस मार्ग को सुरक्षित बनाया। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? इसके ऑप्शन है, ए सुशर्मन, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी खारवेल, डी पुष्यमित्र शुंग। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी। व्याख्या है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वितीय शताब्दी ईस्वी के लिए एका ब्राह्मण अनन्य ब्राह्मण की उपाधि का प्रयोग हुआ है। यह उपाधि उनके नासिक अभिलेख में मिलती है, जहां उन्हें ब्राह्मण धर्म का संरक्षक बताया गया है। ऐतिहासिक साक्ष्य नासिक अभिलेख में उन्हें क्षत्रियों का दर्प दलन करने वाला और एका ब्राह्मण कहा गया है। यह उपाधि शक क्षत्रपों के विरुद्ध उनकी विजयों के बाद प्राप्त हुई। अन्य शासकों के संदर्भ में पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म का समर्थक था, खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था, सुशर्मन कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं इनके बारे में। संबंधित प्रश्न उत्तर इनके अन्य हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान शक शासक को हराया था। नासिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। 13वां प्रश्न है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है। इसके ऑप्शन है, ए नांदेड़ में, बी अमरावती में, सी नालदुर्ग में, डी दुर्ग में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अमरावती में। इसकी व्याख्या है, सातवाहन साम्राज्य की राजधानी सातवाहन साम्राज्य का मुख्यालय अमरावती था। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित था और यह पहली सदी ईसा पूर्व से 3rd शती ईसा के मध्य अस्तित्व में रहा। अमरावती वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह कला, संस्कृति और व्यापार के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ के शाही स्तूप और अन्य धार्मिक संरचनाएं ऐतिहासिक धरोहरों का हिस्सा है। 14वां प्रश्न, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? इसके ऑप्शन है, ए मत्स्य पुराण, बी विष्णु पुराण, सी वायु पुराण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वायु पुराण। इसकी व्याख्या है, सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची वायु पुराण में मिलती है। वायु पुराण एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें सातवाहन राजाओं की विस्तृत सूची प्रदान की गई है। यह पुराण शाही वंशों और उनके शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। 15वां प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था। इसके ऑप्शन है, ए सातवाहन, बी चालुक्य, सी राष्ट्रकूट, डी पल्लव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सातवाहन। इसकी व्याख्या है, सातवाहन राजवंश भारतीय इतिहास का सबसे पुराना और प्रमुख राजवंश था। यह लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में शासन करता था।
सातवाहन राजवंश ने न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि संस्कृति, कला और व्यापार के क्षेत्र में भी अहम कार्य किए। सातवाहन शासकों ने अमरावती में स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण किया, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक बना। इनके शासकों के समय में भारत में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। सातवाहन साम्राज्य ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के आसपास का क्षेत्र भी नियंत्रित किया। अन्य राजवंश जैसे चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट के अस्तित्व में आने से पहले ही सातवाहन वंश स्थापित हो चुका था, जिससे इसे भारतीय इतिहास का सबसे पुराना राजवंश भी माना जाता है। 16वां प्रश्न है, किसकी राजसभा में हेलियोडोरस एक राजदूत के रूप में था? इसके ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी काशीपुत्र भागभद्र, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी काशीपुत्र भागभद्र। इसकी व्याख्या है, हेलियोडोरस जो एक ग्रीक दूत था, काशीपुत्र भागभद्र भागवत की राजसभा में एक राजदूत के रूप में उपस्थित था। हेलियोडोरस ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में कार्य किया और उसकी उपस्थिति के प्रमाण सांस्कृतिक संपर्कों का उदाहरण है। वह संगमनेर जो सिंधु में है, संगमनेर के राजा भागभद्र की सभा में एक ग्रीक दूत के रूप में भेजा गया था और उसने भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ संबंध स्थापित किया। हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे विधि स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण इस तथ्य को प्रमाणित करता है जिसमें हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया और यह स्तंभ भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण प्रमाण भी है। 17वां प्रश्न है, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में उल्लेखित अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? इसके ऑप्शन है ए कम्वंश, बी शुंग वंश, सी शक वंश, डी सातवाहन वंश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शुंग वंश। व्याख्या है इसकी, कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में उल्लेखित अग्निमित्र शुंग वंश का राजा था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और अग्निमित्र उनका पुत्र था। यह नाटक शुंग वंश के दरबार और राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अग्निमित्र का शासनकाल 2री शताब्दी ईसा पूर्व में था और कालिदास ने इस नाटक में उनके जीवन के एक काल्पनिक घटनाक्रम का चित्रण किया है, जिसमें प्रेम, राजनीति और शाही परिवार के भीतर संघर्षों को दर्शाया गया है। 18वां प्रश्न है, किन दो विद्वानों ने कनिष्क के समय में बुलाई गई बौद्ध संगीत में भाग लिया था? इसके ऑप्शन है ए अश्वघोष वसुमित्र, बी वसुमित्र वत्सभट्ट, सी वत्सभट्ट हरिसेन, डी हरिसेन अश्वघोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अश्वघोष वसुमित्र। इसकी व्याख्या देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित 3री बौद्ध संगीत में अश्वघोष और वसुमित्र ने भाग लिया था। इस संगीत का आयोजन कनिष्क ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा और समग्रता को बनाए रखने के लिए किया गया था। अश्वघोष वे महान कवि और बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वसुमित्र वे प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के योगाचार स्कूल के सिद्धांतों पर कार्य किया था। 19वां प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? इसके ऑप्शन है ए साइरस, बी सहार्स, सी
डेरियस प्रथम, डी कैम्बिसिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कैम्बिसिस। व्याख्या है, कैम्बिसिस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। कैम्बिसिस ने ईरानी साम्राज्य अकमेनिद साम्राज्य के तहत पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्र जैसे सिंध और पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। कैम्बिसिस ने ईरान के साम्राज्य को विस्तार देते हुए मिस्र पर भी आक्रमण किया था, लेकिन भारत में उसकी प्रमुख उपलब्धि सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों का अधिग्रहण थी। 20वां प्रश्न है, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। इसके ऑप्शन है, ए नागर, बी गांधार, सी शिखर, डी वेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधार। व्याख्या है इसकी, गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला का सम्मिश्रण है। यह कला शैली कुषाण साम्राज्य के समय विशेषकर कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। गांधार कला में यूनानी कला की वास्तविकता और मानवीय रूपों की प्रस्तुति के साथ साथ भारतीय धर्म और सांस्कृतिक तत्वों का समावेश था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिन्हें यूनानी शैली में बनाया गया था, लेकिन उनका विषय भारतीय था। दोस्तों, आज की क्विज का यह आखिरी प्रश्न आप सबके लिए है। इसका उत्तर आप सब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, प्रश्न है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली है। इसके ऑप्शन है, ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, डी मौर्य के समय। दोस्तों, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, कल आपसे एक प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर आप सबने किसी ने नहीं बताया। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म की महिला तीर्थंकर कौन थी? इसके ऑप्शन है, ए सुनंदा, बी नेमिनाथ, सी मल्लिनाथ, डी ऋषभदेव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जो आपसे कल हमने पूछा था, मल्लिनाथ। मल्लिनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, इसी के साथ आज की क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल एक नई क्विज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।